नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब हमारा जो सेशन है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हम बात कर रहे हैं 2022 के जनादेश में किसका होगा उत्तर प्रदेश। 2022 में किसकी लहर चल रही है, किसके पक्ष में किसके विपक्ष में हवा बनाई जा रही है या बन रही है, मुद्दे क्या क्या है। दंगा, दंगाई, रामराज, गुंडाराज, तमाम तरीके के वादे हैं और वादों के बीच में दावों का शोर भी है। और इसी की कड़ी में हम हमारे दो मेहमानों का तारुफ कराते हैं आपसे। भारतीय जनता पार्टी के ओर से गौरव भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से मनोज पांडे जी पक्ष रखेंगे। तो ये चर्चा मैं मानकर चलती हूँ बहुत दिलचस्प होने वाली है। गौरव जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। बड़े दावे किए जा रहे हैं और बार बार जनता को याद दिलाया जा रहा है कि आप याद करिए कि क्या हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में। भाई, आप लोगों ने विकास किया है, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़े। आप बताएं, सड़कें कितनी बनाई, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, कितनी रोडें बनाई, स्वास्थ्य में कितना बदलाव हुआ, कितनी बेहतर हुई। लेकिन बार बार वही पुरानी बातें, दंगों का जिक्र, दंगाइयों का जिक्र। गौरव जी। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है मीनाक्षी जी कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी और मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा और फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा कि क्यों यह भी बात करनी पड़ती है कि मुजफ्फरनगर दंगे हुए, दंगाइयों का महिमा मंडन होता था। यह भी बताऊंगा कि गायत्री प्रजापति जैसे लोग जो महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, वो लोग कैबिनेट मंत्री थे, आज दोष सिद्ध होने के बाद जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन सबसे पहले क्या बदला है उत्तर प्रदेश में, यह बताना आवश्यक है। किसानों की फसल नष्ट हो जाती थी तो 1 रुपए का मुआवजा दिया जाता था। आज गर्व से यह कह सकते हैं कि 2012 का समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो की कर्जा माफ करेंगे। 36,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। यह मैं गर्व से कह सकता हूं। और यह प्रश्न है, मनोज जी मेरे भाई हैं, यह बताएं भी, यह आंकड़े सब कुछ कह देंगे। हमने स्वास्थ्य बीमा योजना में उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 51 लाख ऐसे नागरिक हैं जिनके परिवारों को 5 लाख कवरेज मिलता है। इनका आंकड़ा है 0। आवास योजना, पीएम आवास योजना और प्रदेश सरकार ने जो चलाई, 43 लाख बेघरों को घर मिल गया। इससे बड़ा कोई सपना नहीं होता है। आपने कितना दिया? आपने अपने बंगले को और बड़ा कर दिया, यह हम सब जानते हैं। महिला अस्मिता पे हमारी बहनें घर में शौचालय हो यह सुनिश्चित किया। 2 करोड़ 61 लाख इन्होंने कितना किया? 0। अंडा, यह फर्क है। गैस कनेक्शन महिला के लिए, मीनाक्षी जी आप भी मानेंगी, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख घर ऐसे हैं जहां पे हमने गैस पहुंचाई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने केवल आबरू लूटी महिलाओं की, यह फर्क है। हर घर में पानी पहुंचे, हर घर में नल हो। ये हमने कुछ उत्तर भी सुन लीजिए। मैं आ रही हूं, आप ही की बारी, आप भी बोलेंगे। इन्होंने क्या किया? हमने तो नलों में पानी पहुंचाया था कि ताज की कुछ जो आपकी छत है वो कंपन करने लगी, इतना झूठ सुन करके। देखिए, ऐसा है मेरे भाई, छतें उनकी कंपन करती हैं जो कमजोर होती हैं। जब हम दहाड़ेंगे तो सपा की छत तो कंपन करेगी ही करेगी। चलिए मनोज जी, एक अंत कर दूं इस बात पे। ठीक। आपने कहा कि क्या किया, मैं इतना जरूर जानता हूं कि घास की रोटी खा के कोई गरीब नहीं सोएगा जैसे इनकी सरकार में सोता था। कभी ऐसा नहीं होगा कि किसानों को 1 रुपए का मुआवजा दे कि उन्हें शर्म आने लगे। जो दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, आज दंगाइयों की हिम्मत नहीं कि दंगा कर दे, क्योंकि उनको वर्दी का रसूख पता चल गया है, योगी आदित्यनाथ जी की ताकत पता चल गई है। यह बदला है उत्तर प्रदेश में। अब मनोज जी ये बताएं, देखिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बीजेपी का मतलब है सुशासन, बीजेपी का मतलब है विकास, बीजेपी का मतलब है गरीब कल्याण, बीजेपी का मतलब है महिलाओं की सुरक्षा। समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है? देखिए, हमारे भाई गौरव भाटिया जी ने अपनी बात को रखी, इनको रखना भी चाहिए, ये स्पोकमैन है भारतीय जनता पार्टी के।
लेकिन आज मैं कह सकता हूं, आजादी के इतने लंबे वर्ष बीत जाने के बाद आज उत्तर प्रदेश में अन्नदाता और किसान, जिसके बिना ये देश नहीं चल सकता, आज उसकी क्या स्थिति है। जो लोग बात करते थे कि किसानों की आमदनी हम दोगुनी कर देंगे, आज हम उनसे पूछना चाहते हैं। इसी उत्तर प्रदेश के गांव में 1500 रुपए क्विंटल गेहूं बिका है, 1250 रुपए का धान बिक रहा है। 710 रुपए की बिकने वाली खाद के लिए आज किसान दर दर ठोकर खा रहा है। 1400 रुपए में भी उसे खाद नहीं मिल पाई। जो लोग बात करते थे सस्ती सिंचाई देने का काम करेंगे, डीजल आज 95 रुपए में है तो 1200 रुपए घंटे आज किसान अन्नदाता को अपनी जुताई का देना पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में किसान जिस बड़े संकट से गुजर रहा है, मैं कहना चाहता हूं, बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लौट के आ रहा हूं। कल जब एक बेटी जिसका नाम स्मिता था, पटेल समाज से होकर के आती थी, उसके पेट में बच्चा था। जब अपने उस खेती को बचाने के लिए अपने गई खेतों में, एक सांड ने उसको मार दिया, उसके पेट का बच्चा भी मर गया, वो बहन भी मर गई। जो लोग आज किसानों की बात कर रहे हैं उनसे पूछना चाहते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में 3.9% एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट थी। आज उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 2.9% क्यों है, यह देश जानना चाहता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। और याद रखिएगा, ये गांधी ने कहा है, ये बापू गांधी ने कहा है, ये लोहिया ने कहा है, अगर भारत का किसान खुशहाल नहीं होगा, सरकारें कभी मजबूत नहीं रह सकती, देश कभी खुशहाल नहीं होगा। और जिन लोगों ने बेटियों की बात की है, जिन लोगों ने गैस के सिलेंडर की बात करी है, मैं एक सेकंड आपका लेना चाहता हूं, एक सेकंड आपका लेना चाहता हूं। जिन लोगों ने गैस के सिलेंडर की बात की है, 2017 के नारे हमने भी सुने हैं, उस चुनाव में भी हम जीत करके आए थे। 2017 में जिन्होंने कहा था कि माताओं बहनों की आंखों में धुआं आ जाता है, हमें धुआं अच्छा नहीं लगता, हम फ्री सिलेंडर और फ्री गैस देंगे, फ्री सिलेंडर और फ्री गैस पर वोट लेने वाले लोगों से आज हम पूछना चाहते हैं, गांव के गरीब के घर जाओ, 395 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में हो गया। आज गरीबों के घर में रखे हुए सिलेंडर में मोर्चा और जाला लगने का काम हो रहा है। आज जिन लोगों ने बात किया था, जिन लोगों ने बिजली की बात की थी, उनसे आज हम पूछना चाहते हैं, आज गांव में अब देखिए बिजली की आप बात करेंगे तो फिर फ्री बिजली वाला अखिलेश जी का वादा भी, फिर हम उस पर भी आपसे सवाल पूछेंगे। सुनिए ना मनोज जी, आपने अपना समय लिया, अब काउंटर क्वेश्चन का वक्त दें। आपने देखिए किसानों की बात कही और बहुत अच्छा लगता है कि जब मूल मुद्दों पर चर्चा होती है, बहस होती है। अभी कुछ आंकड़े गौरव जी ने गिनाए, मैं ये जानना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जब गन्ना किसान परेशान थे, तब उनके साथ क्या किया समाजवादी पार्टी की सरकार ने। मैं जानना चाहती हूं कि कितना भुगतान उन्हें होना था और नहीं हो पाया, जो आगे दूसरी सरकार में ट्रांसफर कर दिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, मैं आपको आभार प्रकट करता हूं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, 13 अप्रैल 2017 मैं भी सदन का सदस्य हूं, मैं वहां मौजूद रहा और उप सचेतक हूं अपनी पार्टी का। जब हमने भी एक बड़ा भाषण सुना उस सदन के अंदर, जिसमें कहा गया कि इतने 1000 करोड़ रुपए का गन्ने का बकाये का भुगतान हम करेंगे, और आज हम बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि मैं वो बात कर रहा हूं जो हाउस में रिकॉर्डेड है। 23 बार के भाषण के बाद भी आज क्या कारण था, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 42.6% भुगतान आज भी नहीं हुआ है। हमें ठीक है, इस पर हम जवाब दे लेते हैं। गौरव जी, किसानों की बात चल रही है। सबसे पहले देखिए, आंकड़े दुरुस्त रहने चाहिए। जब सपा की सरकार को जनता ने नकार दिया, 11,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया था, वो भी हमने दिया, और 1.5 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में दिया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इन्होंने 95,000 करोड़ दिया था। दूसरी बात, डंके की चोट पे कहता हूं, चेक करा ले इंडिया टीवी कि बकाया कितना है। 2 से 3% भी बकाया नहीं है, और वो इसलिए है कि 15 दिन के अंदर भुगतान करना है, ये कानून कहता है। और इतना ही कहूंगा, जो सपा अपने हाथों में पकड़ते थे गन, आज वो खा रहे हैं कसम अन्न की। कह रहे हैं अन्न संकल्प लेते हैं, तो अन्न संकल्प लेते हो तो अखिलेश जी मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी, ये बता दीजिए। आजम खां किसानों की जमीन हड़पने के लिए जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये कैसा अन्न संकल्प है कि जो किसानों की जमीन हड़पेगा उसको हम टिकट देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, किसानों की जमीन हड़पो, हम बचाएंगे, ये अखिलेश जी ने कहा है। दूसरी बात इन्होंने महिलाओं की करी, आंकड़ों के साथ अपनी बात करनी चाहिए। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो बलात्कार रोज होते थे और कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये है सपा।
जब एक महिला पत्रकार ने अखिलेश यादव जी से पूछा, मुख्यमंत्री थे, कि मुख्यमंत्री जी उस महिला के साथ बलात्कार हुआ है, तो अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री होते हुए क्या कहा? तुम तो सुरक्षित हो, तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ है। क्या ऐसी प्रतिक्रिया कोई मुख्यमंत्री कर सकता है? और फर्क यह है, और ये आंकड़े लेके आए हो एनसीआरबी के आंकड़े, एक भी बलात्कार हो प्रदेश में तो यह दुखद है, और हमें सुनिश्चित करना है कि उत्तम प्रदेश बनाएंगे, एक बलात्कार ना हो हमारी बहन और माताओं के साथ। लेकिन आंकड़े ये कहते हैं, जब इनकी सरकार थी तो 3467 2014 में बलात्कार के मामले थे। झूठे 2020 में एनसीआरबी डेटा है, एनसीआरबी का ये डेटा है, और ये अच्छा डेटा आप मेरे अपने पास आंकड़े दे दीजिएगा। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, दे लेकिन गौरव जी, दीजिएगा। एनसीआरबी का यही हम आंकड़े दे रहे हैं, वो लोग आप चेक कराइएगा, जिन्होंने वेरीफाई कराइएगा। हाथरस की एक मिनट, बेटी का क्रिया और कर्म नहीं होने दिया। ये गलत बात वो है। लोग हैं जिन्होंने हाथरस की बेटी का देखिए, क्रिया और बीच में कर्म ना नहीं बोले होने तो दिया। अच्छा लगेगा। मैं मैं मेरी कि पूरा तेल से प्रयास जलाया रहता है, गया लेकिन सब बेटी अपनी को। अपनी बात रखें। ये बेटी की बात क्या मंच करेंगे? में दो ही लोग। सुनिए, लेकिन एनसीआरबी का यही आंकड़ा मैं एक और आपके सामने रखता हूं, मैं बात पूरी कर लूं, फिर आप मीनाक्षी जी 5 रखिएगा। राज्य हैं। मैं पूरी कर लूं, फिर आप रखिएगा। और एनसीआरबी पे थोड़ा अध्ययन करके आया हूं, पेशे से अधिवक्ता हूं, किताबों के साथ दोस्ती है। इनकी तरह थोड़ी ना कि किताबों को जला के भाप सेक लेंगे, ऐसा नहीं है। आप अच्छा, सुनिए, इनकी पेशे से वो दोस्ती है कि इन्हें आंकड़े पढ़ने पड़ेंगे। और मनोज पांडे कानून बनाने का अधिकार जनता ने हमको दिया है। लगातार सदन में कानून बना रहे हैं भाटिया जी। आपको तो अभी वो मुंह देखने में मनोज जी देखिए, बहुत समय लगेगा। एनसीआरबी का आंकड़ा अगर आप ये कह रहे हैं गलत हो, मैं पार्लियामेंट में जो आंकड़े रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने, 13 फरवरी 2019 मैं वो आंकड़े आपको देना चाहता हूं। वही आंकड़े देना चाहता हूं। इनके ही आंकड़े झूठे हैं। चलिए, अगर हम मीनाक्षी जी, मैं आंकड़े रख दूं। बलात्कार के मामले 2014 में 3467, 2020 ये लास्ट एनसीआरबी का आंकड़ा आया है 2769, ये है। हत्याएं 2014 में 5150, 2020 में 3779, ये आंकड़ा है। और एक बात और कहूंगा, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लेके आया हूं। गायत्री प्रजापति जिस पे दोष सिद्ध हो गया है, महिला गई, एफआईआर कर दो। सर्वोच्च न्यायालय ने जो थप्पड़ लगाया उसके बाद एफआईआर होती है। एफआईआर नहीं करते थे और कैबिनेट मंत्री बना के रखते थे। इसीलिए शायद एक प्रतिष्ठित मैगजीन ने कहा, देश का सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन? आधा मुख्यमंत्री, बबुआ मुख्यमंत्री आपके सामने। ठीक है मनोज जी, अब मनोज जी देखिए, मैं जितना विमर्श को सुनकर समझ पाई हूं, वो बार बार आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर काउंटर कर रहे हैं, बार बार जनता को याद दिला रहे हैं। वो मुजफ्फरनगर याद दिलाएंगे, वो बदायूं याद दिलाएंगे, वो कैराना याद दिलाएंगे, और उसमें कुछ हद तक आप लोगों ने भी मुद्दा थमाया है इनके हाथों में। आज नाहिद हसन को आप टिकट दे देते हैं, वो जेल से पर्चा भर रहे हैं। आजम खान साहब को आप टिकट देते हैं, वो जेल से पर्चा भर रहे हैं। ये मुद्दा आप ही के हाथों द्वारा थमाया गया है। देखिए, एक तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम आपका बहुत स्वतंत्र निष्पक्ष ये मंच है, इसमें तो कम से कम हम लोगों को निष्पक्षता मिले, कि सत्ता पक्ष को ज्यादा समय ना मिले और विपक्ष की कटौती ना हो। बिल्कुल, कोई कटौती नहीं होगी। आप खुले मन से सवाल का जवाब दें। मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल बहुत अच्छे मुद्दे पर आज बहस हो रही है, और जो चीजें अनरिकॉर्डेड हैं उनको हटाई और मिटाई नहीं जा सकती। मैंने जिक्र किया, इसे नोट कर लिया जाए। अनरिकॉर्डेड 14 फरवरी 2021 देश के सबसे सर्वोच्च सदन पार्लियामेंट में भारत के गृह मंत्रालय द्वारा एक डाटा रखा जाता है जो सदन में है, ऑन रिकॉर्डेड है, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश बाल अपराध में नंबर 1, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1, छिनौती में नंबर 1, लूट में नंबर 1, किसान की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगार नौजवानों की आत्महत्या में नंबर 1। और आज में वो लोग बात करते हैं, वो लोग संस्कार और सिद्धांत की बात हमें सिखाने का काम करेंगे, जिन लोगों ने अपराधियों को टिकट देने का काम किया। यह ठीक बात है कि मैं भी ढूंढ रहा हूं, वो मशीन हमें आज तक नहीं ढूंढ करके मिली जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से डाकू डालती है, दूसरी तरफ से वो साधु बन करके निकलता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, उन लोगों से मेरे सवाल हैं जिन लोगों ने बेटियों की बात किया था, उनसे पूछेंगे कि अर्चना गौतम का क्या दोष था। थाने के संरक्षण में, सत्ता के संरक्षण में 19 लोगों ने बलात्कार किया, उसका पिता थाने पे बैठा रहा, एफआईआर नहीं लिखी गई। मैं पूछना चाहता हूं, हाथरस की बेटी के साथ
मिट्टी का तेल और टायर में डाल करके इसी स्वतंत्र और आजाद भारत में जहां महिला और बेटी की बात करते हैं उसे धू धू करके जला दिया गया, उसके परिजनों को नहीं शामिल किया गया। आज भी उसको सुनते हैं लोग तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम पूछना चाहते हैं, झांसी में 5 लोगों की एक साथ हत्या हो गई, मुकदमा नहीं लिखा गया इसलिए वो ब्राह्मण जात के लोग थे। हम पूछना चाहते हैं, एक अपराधी विकास दुबे था, पूरा देश उसके खिलाफ है, लेकिन एक 14 साल और 16 साल की खुशी दुबे का क्या अपराध था जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, 3 दिन बाद उसे जेल भेज दिया गया। ये लोग बेटियों की बात करते हैं, ये नौजवानों की बात करते हैं, इनके डाटा देख लें। आज उत्तर प्रदेश में 11.6% बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। आज किसान की आमदनी तुलनात्मक, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़ी एजेंसियों ने कहा कि आज किसान भुखमरी की कगार पर रोजगार का ही हुआ है। उठाएंगे, रोजगार का ही उठाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ गौरव जी, आप उन्हें मुजफ्फरनगर कैराना याद दिलाएंगे तो वो आपको हाथरस याद दिलाएंगे, वो आपको लखीमपुर याद दिलाएंगे। नहीं, बहस आज रोजगार पर होनी चाहिए, आज बहस किसान पर होनी चाहिए। मैं आप ही के दिए सवाल पे मैं आगे बढ़ी हूँ गौरव जी। बिल्कुल, देखिए मैं फिर कहूंगा कि आंकड़े जो हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। एक आंकड़ा मेरे साथी ने नहीं दिया, एक तिथि बता दी नहीं, लेकिन गृह मंत्रालय का उन्होंने आंकड़ा दिया। मैं भी एनसीआरबी के आंकड़े ही लेके इसीलिए मैं लोकसभा के आंकड़े की बात कर रहा हूं, निकाल लीजिए। नहीं, अब बारी बारी से बात कर रहे हैं ना, ठीक। कहां पे सबसे ज्यादा बलात्कार है आपको मालूम है? मैं बिना देखे आपको बता दूं, 5,997 बलात्कार के मामले राजस्थान में है। 1/3 बहुसंख्या जो है जनसंख्या है हमारे प्रदेश से, और मैंने आपको उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिए, मतलब 6 गुना ज्यादा बलात्कार। लेकिन गौरव जी ये नहीं बता रहे आप, उसी लिस्ट में दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 22 करोड़। आंकड़े 22 करोड़ की जनसंख्या के आएंगे ना, एक अपराध दर होती है। आप उसकी तुलना करने लगेंगे छोटे प्रदेशों से और कहेंगे कि ये आंकड़े ज्यादा है। नहीं, आप अपराध दर देखेंगे और अपराध दर में डकैती का मैं उदाहरण देता हूं। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी यह बात कही, 70% की कमी आई है जब सपा की सरकार थी और जब हमारी थी। अब सबसे बड़ी बात है, मुजफ्फरनगर दंगों की बात हुई, अपराधियों के साथ सलूक क्या होना चाहिए। कभी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को कहा जाता था, अखिलेश यादव आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आज कहा जा रहा है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद कह रहे नहीं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, गाड़ी ना पलट जाए। और ये देखिए, मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी मौलाना नजीर, चार्टर्ड प्लेन यहां से उड़ता था कालिदास मार्ग से, जाओ आरोपी को लेके आओ, अखिलेश यादव मिलना चाहते। क्यों भाई? क्योंकि एक धर्म विशेष के थे। और ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब 65,000 लोग ठंडी रात में टेंट के नीचे थे तो सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देख रहे थे अखिलेश यादव। और यह सवाल क्या जनता नहीं पूछेगी, सफाई महोत्सव उसके बाद क्यों नहीं हुआ जब सरकार चली गई? क्योंकि जनता का हजारों करोड़ रुपया खर्च करते थे, सरकार गई तो अपनी जेब से तो सपा वाले को देते नहीं है। मैं आया हूं, क्राइम मास्टर गोगो हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा, जेब में 10 रुपए है तो भी दूंगा, मैं दूंगा कुछ नहीं। और एक बात, ये बेरोजगारी दर पे भी आंकड़े लेके आया हूं अपने साथ। जब बात करिए तो ठोस करिए भाई, कम से कम विपक्ष में तो आपको आने का मौका मिले, 22 सीटें तो आए 22 में, कहीं ऐसा ना हो कि आप विपक्ष में भी ना हो। ठीक है, ये 4 पे रहेंगे, 4 पे इंतजार करिए। अच्छा एक बात बताइए, गिर गया, आंकड़े झूठे गिर गए आपके, कोई बात व्यक्तिगत टिप्पणी और ये गिर जाएंगे 10 मार्च को सारे। अच्छा चलिए, मैं ये कह रही हूं रोजगार पे आ रहे हैं। रोजगार पे मैं आंकड़े दे दूं फिर उसके बाद ये उत्तर दे दें। जब इनकी सरकार थी 17% बेरोजगारी दर था। ये सीएमआई का जनवरी का डेटा लेके आया हूं। और अब जो रोजगार मांग रहे हैं आप उनको लाठियां बरसा रहे हैं। मैं दूंगा, मैं अगर यहां हूं तो मैं उत्तर देने के लिए हूं। अब मैं सिर्फ रोजगार पे और बेरोजगारी पे बात करूंगा। आप आंकड़ा बताएं जल्दी से, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये करेंगे जिन्ना 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 जिन्ना, हम करेंगे गन्ना 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 गन्ना। हम बताएंगे भुगतान, ये बताएंगे कि भैया नाहिद हसन को टिकट दे दिया, जेल में है आजम खान, वहां से लड़ेंगे चुनाव, उनका बेटा अब्दुल्ला बेल पे है, वहां से चुनाव लड़ेगा। हम इस पे नहीं, हम रोजगार पे बात करने आए। जब इनकी सरकार गई 17% बेरोजगारी दर था उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी दर 4.9 है और यही दर बड़े प्रदेशों में बता रहा हूं, राजस्थान में 27% है, झारखंड में 17% है और गुजरात में 1.6% है। और रोजगार की बात है, मैं यहां डंके की चोट से कहता हूं, 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी हमने, 2.5 लाख युवाओं को नौकरी दी जो हमने कॉन्ट्रैक्चुअल दी
सरकारी। नहीं, इन्होंने लेकिन कितनी दी एक बार पूछिए। अभी मनोज जी गिना देंगे कि वादा तो आपका 70 लाख का था। चलिए मनोज जी जवाब दीजिए। जी एक मिनट को शांत करा दीजिए, आपने हमको मौका दिया है। अगर देखिए आपको सरकारी नौकरी के आंकड़े दिए, ठीक है, सरकारी नौकरी का आंकड़ा जो रोजगार के अवसर मुद्रा योजना के लोन से मिले हैं, एमएसएमई की कंपनियों में मिले हैं, वो मैं नहीं बता रहा हूं। आप इनसे एक बार तो पूछिए, 4 बार सरकार रही, कितनी नौकरी? मनोज जी बराबरी से बात हो। एक ही बात बड़े आग्रह से कहना चाहता हूं, लेकिन आंकड़ा आप बताइएगा कितनी आंकड़े ही बताएंगे, उससे बड़ा कोई आंकड़ा नहीं होता। कि इनके माननीय मंत्री जी हैं, आज वो हमारे दल में आए हैं, स्वागत है उनका, अभिनंदन है। श्रम और रोजगार मंत्री थे, उन्होंने अपने एक बयान में कहा भारतीय जनता पार्टी ने विवश कर दिया झूठे आंकड़े देते देते। आज सच्चाई है कि हम सरकार में एक नौकरी नहीं दे पाए। दूसरा बयान उनका आया कि हमने जो 12 लाख नौकरी की बात की थी, साथियों वो नौकरी नहीं थी, वो संविदा की बात हमने की था, उसमें मनरेगा हमने जोड़ने का काम किया था। आज उन लोगों से पूछना चाहते हैं मनोज जी, वो आज किस मनोज जी लेकिन माफ कीजिएगा कि अगर श्रम रोजगार मंत्री ही ये बोले तो आप ले लें। हाँ, आपको ये इन्हीं के मंत्री थे, हमारे मंत्री नहीं बोलते थे, सपा ने ले लिया, इनके मंत्री थे, इकट्ठा सपा में इनके मंत्री थे, क्या तर्क है? वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे। और आज तो एक बड़ा सवाल है देश के तो वो मंत्री रहते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया, आज तो हैरानी की बात है। आज तो एक बड़ा आप उनका स्वागत तो कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, आज तो एक बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी को अपने को बचाने के लिए और पार्टी की विश्वसनीयता को बचाने के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। आपको सही बता रहे हैं, बड़ी गंभीरता से। आज ये 12 विधायक चले आ रहे हैं, हमको ले लीजिए। आज 4 मंत्री चले आ रहे हैं, हमको ले लीजिए। आज ये 30 लोग चले आ रहे हैं, हमको ले लीजिए। अरे भाई हम कैसे ले पाएंगे? हमारे नेता ने कहा हम भाजपा वालों को नहीं ले पाएंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का विश्वास नहीं बचा पाई, वो देश के उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का विश्वास क्या बचाएगी? फिर से मैं पूछना आज उत्तर प्रदेश में मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के बोलने का वक्त है। गौरव जी ने आंकड़े गिनाए, उन्होंने कहा कि हमने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया और ये सरकारी नौकरी का आंकड़ा है। आप अपनी सरकार की नौकरियां गिना दें। आज मैं नहीं कह रहा हूं, आज नहीं बता, ये तो उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड में है। 5,22,000 नौकरी उत्तर प्रदेश की 2012 और 17 की सरकार में हमने सीधे सरकारी नौकरी दी थी। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, 1,69,000 1,69,000 शिक्षा मित्रों को हमने सरकारी नौकरी दी और इन्होंने फिर उनको संविदा में रख देने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने जिन लोगों को रोजी रोटी से सीधे जोड़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने आज उनको भी संविदा कर्मी बना दिया। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि उन शिक्षकों का क्या दोष था? आज उनका बहिष्कार अंधकार में करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या था? आज हम इससे पूछना चाहते हैं, ये मनरेगा को नौकरी मानेंगे, ये संविदा को और सर्विस प्रोवाइडर को नौकरी मानेंगे? माफ करिए, कानून में उत्तर प्रदेश के ये नौकरी नहीं है, ये रोजगार नहीं है, ये मजदूरी है। और मजदूरी को अगर ये रोजगार मान करके कर रहे हैं, बढ़ते हैं सर, एक चरण और हम आगे बढ़ते हैं। और गौरव जी मैं आपके पास आ रही हूं सवाल के साथ। आप कहते हैं सड़कें भी बना ली, रोजगार भी दे दिया, आंकड़े भी गिना दिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी आपकी सरकार नंबर 1, ये आपका दावा है। तो फिर मंदिर की बात क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं मथुरा में मंदिर बनाएंगे? क्यों काशी कॉरिडोर के नाम पर वोट मांगते हैं? क्यों राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं? देखिए, यही बात बड़ी दुखद है कि जब अखिलेश यादव जालीदार टोपी पहन के इफ्तार पार्टी रखे तो वो पंधनिरपेक्षता है, लेकिन एक हिंदू अगर जय श्री राम कह दे तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। और मैं तो गर्व से कहता हूं, यही है ना, गोलियां चलवाई थी राम सेवकों पे। इन्होंने क्या कहा था? मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हम कहते हैं मंदिर भी वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तुम्हें भी बुलाएंगे, अगर हिम्मत हो तो आ जाना। लेकिन जिस दिन ये लोग भव्य राम मंदिर की सीढ़ी चढ़ देंगे तो वो जालीदार टोपी जो है वो हटा दी जाएगी। फर्क क्या है? सुनिए, अब आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात करी है। हाँ। एक पूर्व मुख्यमंत्री मीनाक्षी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना को याद करने लगता है सरदार पटेल से तुलना कर देता है। मैं कहता हूं यहां पे बैठे मुसलमान भाई अपना आदर्श मानेंगे तो अब्दुल कलाम साहब को मानेंगे, अब्दुल हमीद को मानेंगे, राइफलमैन औरंगजेब को मानेंगे, जिन्ना को नहीं मानेंगे। और जितनी बार ये हिंदुओं की अस्मिता को चोट पहुंचाएंगे, हिंदू अस्मिता के लिए चुनाव आते जाते रहेंगे। हम न्यौछावर हो जाएंगे लेकिन हिंदू अस्मिता से छेड़छाड़ नहीं करने। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव भी आजकल परशुराम जी का फरफा उठा रहे हैं। राम का नाम
वो उसमें भी घोटाला कर दिया, परसों ही गिर गया 2 दिन बाद। बताइए, उसमें भी घोटाला कर दिया। अब क्या पूछूं, बताइए। ये जो हमारे साथी ये बात कह रहे थे, इनका बहुत चरित्र दूसरी तरीके से है। ऐसे लोग मनोज पांडे को धर्म सिखाएंगे, ये हमें शास्त्र सिखाएंगे, ये हमें पुराण सिखाएंगे, ये हमें गीता सिखाएंगे। उस व्यक्ति को सिखाएंगे कि गीता के किसी श्लोक को बैठा हुआ कोई व्यक्ति पूछ ले, मनोज उसका बता देंगे अनुच्छेद क्या है। रामचरितमानस की चौपाई कहां लिखी है वो मनोज पांडे बता देंगे। और हम इनसे कहना चाहते हैं, हम उस रामचरितमानस को मानते हैं, हम उस सीता और राम के चित्रण को जानते हैं जिसमें भगवान राम के ऊपर एक आरोप लगा। एक धोबी ने, एक हमारे निर्मल भाई ने कह दिया, उस केवल एक संदेह पर सीता को छोड़ने का काम किया। आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं, देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया और ये आरोप ही नहीं लगा, एफआईआर हुई, एसआईटी ने चार्जशीट किया, मनोज जी, आज तक उनकी गाड़ी क्यों नहीं पलटी? आज तक उनकी गाड़ी क्यों नहीं पलटी? आज तक उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से क्यों नहीं निष्कासित किया? ये देश की जनता जानना चाहती है, उत्तर प्रदेश का किसान इसको जानना। नहीं, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूं कि 30 साल की राजनीति में आज तक फरसा उठाया नहीं, राम का नाम लिया नहीं। भले वो घर में पूजा पाठ करते होंगे, मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रही हूं। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए सर। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं कि व्यक्तिगत तौर पर किसकी आस्था कहां है, उसमें ना कोई सवाल उठा सकता है, ना उसकी आवश्यकता है। लेकिन राजनीतिक विमर्श में अखिलेश जी अगर टीका लगाने लगे, फरसा हाथ में उठाने लगे, तो ये समझ में आता है ना कि संयुक्त हिंदू वोट की आवश्यकता उन्हें भी है, जो 30 साल में नहीं किया, अब वो कर रहे हैं। ये भारत माता इस भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की है। भगवान राम सबके आराध्य हैं और कड़कड़ में हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर वहां मंदिर बन रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा। उसने एक बड़े फैसले का निर्णय किया, वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं था। अगर इन्होंने कानून पढ़ा है तो ला हमने भी किया, हमने भी पीएचडी की है। हमको ये पढ़ाएंगे नहीं, ना हमको इस सिखाने की आवश्यकता इनकी है। लेकिन मैं बताना कितने जजेस थे राम मंदिर फैसले में? बताइए चाहता हूं, मैं इनको बताना चाहता हूं, बता दीजिए, नाम बता दीजिए। बताना चाहता हूं, बस इतना ही पूछ रहे हैं। 13 जनवरी 2004, ये बिना क्लास के 13 जनवरी 2004 को भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित करने का काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उत्तर दे दूं। उसको समाप्त करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया। 13 फरवरी 2009 को अगर मंगल पांडे की मूर्ति बलिया में, समाजवादी पार्टी ने, तब ये भी समाजवादी पार्टी में थे, हमारी हमें हाँ मिलाते थे, अब इनकी बाध्यता है। मंगल पांडे की मूर्ति बलिया में अगर लगाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। मैं उत्तर दे। और आज मैं सफाई में कहना चाहता हूं, आज से नहीं 1962 से हनुमान जी, राम बिना हनुमान नहीं, हनुमान बिना राम नहीं, हनुमान जी का मंदिर सैफई में बना है। मैं ये जानती हूँ मनोज जी, रामचरितमानस भी जानते हैं, गीता के उपदेश भी जानते हैं, लेकिन सवाल वहां खड़ा होता है कि जो राजनीतिक विमर्श का हिस्सा नहीं था समाजवादी पार्टी के लिए, वो भी हो गया, तो सवाल उठता है। गौरव जी देखिए, सर्वप्रथम तो मनोज भाई क्या कहते हैं ये अहमियत नहीं रखता, लेकिन जब उच्च न्यायालय का फैसला आया राम मंदिर पे, तो मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा तो कोई नेता सपा में रहा नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के साथ छल कपट हुआ, उन्होंने वो फैसला माना नहीं था। इसलिए मनोज जी क्या कह रहे हैं छोड़ दीजिए। इसलिए आपको कहते हैं 80-20 की लड़ाई है। एक मिनट। और जहां तक चरित्र की बात है, मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, लेकिन अब एक बात जरूर कहूंगा, चरित्र किसका अच्छा है ये आप बताइए। किसी व्यक्ति ने मुलायम सिंह जी को पिता तुल्य माना, और सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट देखिएगा कि किसने बचाया उन्हें जब सीबीआई उनके खिलाफ थी कांग्रेस की सरकार में, या वो पुत्र जिसने पिता को गद्दी से हटा दिया कुर्सी लेने के लिए। चरित्र किसका अच्छा है आप बताइएगा। और जहां आप 80-20 की बात करते हैं, एडवोकेट कोई बचाता नहीं, एडवोकेट पैरवी करता है, निर्णय देने का काम। मनोज जी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पे ज्यादा ना जाए तो बेहतर है। 80-20 की लड़ाई क्यों? 80-20 पे एक बात कहूंगा कि इस समाज में भी 80% वो लोग हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनको समझ में आता है कि 25 करोड़ टीके लगे हैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों को, 15 करोड़ को राशन मुफ्त में मिला है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, रायबरेली और गोरखपुर में एम्स आया है, जिनको यह दिखता है। और 20% वो है
जो कहते हैं भारत मां डायन है, जो आज जेल की सलाखों के पीछे है, जो सीए का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करते हैं, और हमारा संकल्प है इन 20% को भी बदल के 80% के साथ जोड़ देंगे। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो 85-15 की बात करिए, आपका ये 85-15 क्या है? 403 सीटें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बेड पे लेटे 403। अरे भैया, पिछली बार तुम्हारी 47 सीटें आई थी, जनता ने नकारा था, तुम कह रहे थे काम बोलता है, जनता ने कहा नहीं भैया, हमें ऐसा काम नहीं चाहिए जो सिपाही महोत्सव से शुरू होता है और आपके घर तक खत्म हो जाता है। मैं गौरव भाई को याद दिलाना चाहता हूं। नहीं, 85-15 का गणित समझाइएगा। मनोज भाई, सत्ता में सत्ता का नशा आ जाता है, ये स्वाभाविक है। आपको आगे अखिलेश यादव को आया था। अच्छा, 2012 ये बताया 2012 में जनता ने 2012 में 234 से मैं उस सदन का भी सदस्य था और सरकार में केंद्रीय सरकार में कैबिनेट किसी। अच्छा, कर्जा माफ कितना? 42 विधायक थे। इधर 42 बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के किसानों का नहीं बताएंगे, शून्य अंडा के 242 बाबा जी का ठुल्लू, और आज हम सवाल कर बताएंगे। देखिए, बोलिए मैं बोलने दूंगा। देखिए, उसी 2012 की भारतीय जनता पार्टी के 42 मेंबर थे उसी विधानसभा में, जिसमें भी मैं सदस्य था और सरकार में कृषि का कैबिनेट मंत्री था। इनको ये सत्ता का नशा हो गया। ये जनता है, लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है। आज उत्तर प्रदेश की जनता, जिन्होंने 80 और 85 की बात किया, मैं बड़े आदर से उसको बता देना चाहता हूं, उसमें किसान है। वो किसान है जो रात में 2 बजे, जब हम और आप सर्दियों में कंबल और रजाई से नहीं निकलते, तो 80 साल का किसान आज मेड़ और डांड पर बैठ करके डंडा और टार्च लेकर के आज वो पहरेदारी कर रहा है। आज वो सांप काट रहा है, उसे बिच्छू काट रहा है। और जो लोग आज किसानों की हंसी उड़ा रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं, देश का वही किसान था जिसने अंग्रेजों को भगाया। अब वो गोडसे को मानने वाले को भी इस देश से भगाने जा रहा है। किसान ने इनकलाब ले लिया है। अब गोडसों और गांधी के बीच में लड़ाई होने जा रही है। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो हमारे राष्ट्र और हमारे धर्म पर बात करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक कार्यालय में क्यों नहीं गोडसे जी की मूर्ति को हटवा देने का और तस्वीर को हटवा देने का? देखिए, ये तो अंतहीन बहस है मनोज जी, गौरव जी, ये अंतहीन बहस है। ये चर्चा जो है यहीं पर समाप्त होने वाली नहीं है। और जब तक पहला वोट से लेकर आखिरी वोट नहीं पड़ जाता, सरकार नहीं बन जाती, विमर्श के केंद्र बिंदु में चाहे दंगा हो, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ये तमाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप जनता समझदार हैं, सोचिए, समझिए, आंकड़ों को सुनिए, वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, गौरव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।